करने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज द एलसी ऑसिलेशन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम विद आरके सर। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आज हम जिस आर्टिकल को करने जा रहे हैं दैट इज द एलसी ऑसिलेटर। सो व्हाट इज द एलसी ऑसिलेटर? इट इज ए काइंड ऑफ डिवाइस और इट इज ए काइंड ऑफ सर्किट which gives the electromagnetic waves। अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं इंफॉर्मेशन को वन प्लेस से अनदर प्लेस में। फॉर एग्जांपल हम बात करें टेलीविजन ट्रांसमिशन की या फिर रेडियो ट्रांसमिशन की। तो अब हम बात करेंगे इज एनी ऑसिलेशन फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर और इंडक्टर टू कैपेसिटर। सो इसको अंडरस्टैंड करना है। तो अब आपको मैं ले चलता हूँ क्लास +1 का वो आर्टिकल जिसमें हमने एक पेंडुलम था, जिसमें हमने बॉब लटकाई थी, उसको हमने क्या किया था, रिलीज किया था फ्रॉम सर्टेन हाइट, मींस उसकी पोटेंशियल एनर्जी से। तो जब उसको हम रिलीज करते थे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी दैट चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी एंड देन काइनेटिक एनर्जी अगेन चेंजेस टू पोटेंशियल एनर्जी, और जिससे क्या होता था, वो क्या करती थी, ऑसिलेट। और यही कंसेप्ट जो यूज होगा ऐसे ही होगा हमारे पास एलसी ऑसिलेटर में। एलसी ऑसिलेटर में क्या होगा, मींस हमारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर, इंडक्टर और फिर से कैपेसिटर। अब इसको ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटर है उसकी जो ऑसिलेशंस है वो जाएगी इंडक्टर में और इंडक्टर से जाएंगी कहाँ पे, कैपेसिटर में। अब जो यहां से आप एक बात समझेंगे कि ऑसिलेशंस नहीं जाती हैं फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर और इंडक्टर टू कैपेसिटर, बट देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम कैपेसिटर, और वो क्या करता है, स्टोर एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा, ना कि ऑसिलेशंस का। सो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम कैपेसिटर, और कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी in the form of electric current या फिर electric force to inductor in which energy stored energy जो स्टोर होती है in the form of किस फॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड या फिर हम इसको क्या हो सकते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी। सो अब हम यहां से इसको डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट आर द एलसी ऑसिलेशंस? द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन इन विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर, कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट, एंड इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक करंट। सो यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एलसी ऑसिलेशंस को। अब हम इसका करते हैं आर्टिकल और इसको करते हैं अंडरस्टैंड। सो अब हम करते हैं इसको अंडरस्टैंड। अब इसको अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले हमें चाहिए इसकी डायग्राम। तो डायग्राम में हमारे पास क्या आएगा, या तो एक आएगा कैपेसिटर और एक आएगा इंडक्टर। सो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कैपेसिटर और साथ में हम इसके साथ लगा देते हैं इंडक्टर। अब बच्चों इसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है हमारे पास, ये था हमारे पास कैपेसिटर और यहाँ पे था हमारे पास इंडक्टर। बच्चों अभी ये जो सर्किट है इसको मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो पहले हम इसको यहाँ से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये है हमारे पास एक इंडक्टर, इंडक्टर, और ये क्या है हमारे पास, कैपेसिटर।
बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस कैपेसिटर को ज्वाइन करेंगे विद ए बैटरी। ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। तो बच्चों आप यहां से देखेंगे कि ये जो सर्किट है ये ओपन है, तो यहाँ पे जितना भी इस बैटरी का जो चार्ज है वो सिर्फ एक्यूमुलेट होगा इस कैपेसिटर के ऊपर जो मैंने यहाँ पे लगाया है। तो लेट अस सपोज ये जो बैटरी का जो चार्ज है, बैटरी का जो चार्ज है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा इस कैपेसिटर के ऊपर। यहाँ था पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे था नेगेटिव टर्मिनल। ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल। अब बच्चों अब इसके बाद हम बात करेंगे ये इंडक्टर ही क्यों लगाया हमने। तो बच्चों अगर यहाँ पे ये हमारे पास कैपेसिटर है, लेट अस सपोज दिस इज कैपेसिटर, अगर मैं यहाँ पे इंडक्टर ना लगाऊं और यहाँ से सीधे ये वायर है, अगर जैसे इस वायर को मैं यहाँ पे टच करूंगा तो क्या होगा, इसके ऊपर है चार्ज स्टोर, और चार्ज मींस इसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस पॉजिटिव से नेगेटिव, मींस इसमें क्या स्टोर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट करता है, करंट। तो बच्चों जैसे इस की को ज्वाइन करेंगे तो इसमें जो चार्ज था वो था इनफाइनाइट, लेट अस सपोज, तो इसमें जो करंट क्या आएगा, दिस इज द इनफाइनाइट करंट था। जैसे ही मैं इस की को क्लोज कर दूंगा तो इसमें से एकदम से करंट मूव करना शुरू करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चलेगा और इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, और एकदम से क्या होगा, चार्ज यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे हो जाएगी इसकी वैल्यू 0, सो करंट क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे करंट कितना आ गया है, 0। और बच्चों ये वाला आप करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक स्पार्क जैसी प्रोड्यूस होती है। अगर आप कैपेसिटर को आप पोटेंशियल में लगाएंगे, स्विच में लगाएंगे, वहां से इसको निकालेंगे, तो जब उसको ज्वाइन करेंगे तो स्पार्क जैसे बताएगा, मींस एकदम से चार्ज जाएगा और एकदम से करंट बनेगा, और वहां पे क्या हो जाएगी, इसकी 0 वैल्यू। अब इसके बाद ये वर्क नहीं करेगा, मींस अब इसमें ऑसिलेशंस नहीं आएगी। तो जब हमें ऑसिलेशंस चाहिए तो यहाँ पे या तो मुझे इंडक्टर चाहिए या फिर क्या हमें चाहिए, यहाँ रेजिस्टर। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इंडक्टर। मुझे जैसे ही इस की को मैं करता हूँ क्लोज, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होना शुरू हो गया। लेट अस सपोज यहाँ पे थी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, लेट अस सपोज मैं मान लेता हूँ 100। जैसे इस की को क्लोज करते हैं, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चला, यहाँ से नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हुआ, करंट जनरेट होना शुरू हो गया है। मींस यहाँ से करंट इसका मैक्सिमम था, मैक्सिमम से लेट अस सपोज पहुंच गया 95, और यहाँ से 5 से वो क्या बन गया इसका करंट, तो इसमें करंट बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो बच्चों इंडक्टर है, इंडक्टर का क्या काम है, विच अपोज, ये अब हमेशा ही क्या करेगा, अपोज किसको, आइदर या तो इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बोल सकते हैं, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज। मींस ये जब भी करंट इंक्रीज होगा तब भी अपोज करेगा, जब भी करंट डिक्रीज होगा तब भी क्या अपोज करेगा। मींस ग्रोइंग करंट को क्या करेगा, अपोज, और उसी तरह से डिक्रीज करंट मींस डाइंग करंट को भी क्या करेगा, ये अपोज। तो बच्चों यहाँ पे आप बेसिक अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इंडक्टर क्यों लगाया है, कि एकदम से यहाँ पे करंट फ्लो ना हो और उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो तब करके हमने यहाँ पे लगाया है इंडक्टर। और इंडक्टर क्या करता है, अपोज करेगा हमेशा ही, इंक्रीज करंट है उसको भी अपोज करेगा, और डिके मींस डिक्रीज, जब डिक्रीज होगा करंट तब भी क्या करेगा, इसको अपोज। या फिर हम इसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं, ग्रोइंग करंट को भी अपोज करेगा और डाइंग करंट को भी अपोज करेगा। अब हम देखते हैं इसको आगे आर्टिकल्स में। लेट अस सपोज यहाँ पे जब टाइम था t = 0, टाइम कितना है, 0। जब टाइम 0 है, इस टाइम जब यहाँ से मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया था तो इस पे आ गया था पॉजिटिव चार्ज, और इस तरफ क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज। मींस लेट अस सपोज इसके ऊपर चार्ज है +Q0 और यहाँ पे आया -Q0। मींस Q0 मींस इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी तब जब ये यहाँ पे हमने इस की को क्या कर दिया, क्लोज, और यहाँ पे था हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे हमारे पास करंट जो था,
करंट क्या था हमारे पास 0 जब हम इस की को क्लोज नहीं किया था। जैसे ही इस की को मैं क्लोज करूंगा यहाँ से चार्ज चलना शुरू हो गए और यहाँ पे क्या बनना शुरू हो जाएगा करंट। तो उसके लिए मैं डायग्राम्स बना लेता हूँ नेक्स्ट। कुछ इसी तरह से हमें जल्दी से मैं 5 डायग्राम्स बना लेता हूँ जिससे मैं जल्दी से इसको अंडरस्टैंड करा पाऊँ आपको। सेम टू सेम डायग्राम्स है, बस सिर्फ हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब हम करें स्टार्ट। जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जब टाइम 0 था तो क्यू नॉट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू और तब करंट कितना था 0। जैसे ही की को क्लोज करेंगे यहाँ पे मैं इस तरीके से बता सकता हूँ, यहाँ 4 लाइन्स है 1 2 3 एंड 4 एंड दीज लाइन्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर के ऊपर जो एनर्जी है इस टाइम कौन सी है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जैसे ही मैं की को क्लोज कर दिया है तो यहाँ से कुछ चार्ज यहाँ से मूव करना शुरू कर देगा, तो मीन्स अब यहाँ पे क्या बनना शुरू हो गया है करंट आई। अब बच्चों ये करंट आई बन रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे चार्ज वो डिक्रीज कर रहा है और करंट दैट विल इंक्रीज। चार्ज डिक्रीज करेगा और करंट क्या होगा इंक्रीज। लेट अस सपोज इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, इसके बाद ये चेंज हो गया, इसकी वैल्यू आ गई प्लस क्यू और इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस क्यू। अब अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, लेट अस सपोज स्टार्टिंग पॉइंट इसकी थी 100 और यहाँ पे कितनी थी 0। अब यहाँ पे लेट अस सपोज मान लेते हैं 50 मींस ये चेंज हो गई है तो इसको मैंने क्यू से रिप्रेजेंट किया है। मुझे जैसे ही करंट मूव करना शुरू करेगा तो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर क्या करना शुरू करेगा इसको अपोज मींस ये कुछ बैटरी का इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव मींस इस तरफ वाला फेज पॉजिटिव बन जाएगा और इस तरफ वाला क्या बन जाएगा नेगेटिव। अब ये करंट यहाँ ग्रो होना शुरू किया है और बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी करंट ग्रो होगा तो ये क्या करेगा इसको अपोज। अब इस करंट की वजह से इस इंडक्टर में बनना शुरू होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों मैंने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दी है। तो मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे और सेंटर में जाएगी कुछ ऐसे करके, तो मैं इसको डायग्राम में यहाँ बता रहा हूँ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड से अब 2 लाइंस है उसकी वजह से यहाँ 2 मैग्नेटिक फील्ड्स बन गई हैं। सो इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड से या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसमें चेंज हो गया है मैग्नेटिक एनर्जी में। चार्ज डिक्रीज एंड करंट विल बी इंक्रीज। अब धीरे धीरे इसमें चार्ज बढ़ता जाएगा और यहाँ पे अब चार्ज कितना हो जाएगा 0। चार्ज बच्चों 0 हो गया है तो अब इसमें करंट इसमें इंक्रीज होता रहेगा और करंट इंक्रीज होते होते आई नॉट मीन्स यहाँ पे चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू 0, वो 0 हो गया है और जो करंट था दैट इज रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू इज आई नॉट। और ये टाइम कब आएगा when t is equal to t/4। अब जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ 4 लाइन से शो किया था तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 मींस सभी का टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज चेंजेस टू मैग्नेटिक एनर्जी और ये इस तरह से होना शुरू होगा। अब जो ये मैंने बताया था कि इंडक्टर जैसे जैसे करंट डिक्रीज होगा फिर से इसको क्या करेगा अपोज। अब जो यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किस में स्टोर हो गई है इंडक्टर में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और आप बच्चों को पता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो क्या करेगी चार्ज को मूव कराएगी और चार्ज के मूव करने से फिर से क्या बनेगा करंट। तो यहाँ पे फिर लेट अस सपोज 2 लाइंस बच गई हैं, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जाएगी उससे बनेगा करंट आई, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये फिर से इसकी चेंज हो गई है जिससे क्या होगा करंट मूव करेगा और यहाँ से चार्ज होके यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा तो नेचुरली दूसरी तरफ चार्ज कौन सा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा इसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी थी
ये कंप्लीटली यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी और यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, दिस इज द प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू माइनस माइनस माइनस, मीन्स जो इसका टोटल चार्ज था वो यहाँ से इस कंडीशन में चार्ज यहाँ था मैक्सिमम, करंट कितना था 0। यहाँ पे कंडीशन में क्या हुआ, चार्ज डिक्रीज होना शुरू हो गया है और करंट होना शुरू हो गया इंक्रीज। एक सर्टेन पॉइंट आया T/4 पे, उस टाइम चार्ज क्या था 0 और करंट कहाँ पे पहुंच गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे। और जो इंडक्टर था वो क्या करता है, एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड को रिलीज करेगा जिसकी वजह से बनेगा करंट, और ये करंट लास्ट में डिपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस क्यू और यहाँ पे कौन सा आएगा माइनस क्यू, और एट लास्ट टोटल एनर्जी थी दैट विल डिपोजिट ऑन दिस, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू नॉट और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस क्यू नॉट। सो डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, कहाँ से हो रही है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर, और कैपेसिटर में जो एनर्जी थी दैट इज एनर्जी इज इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो किस में चली गई थी, इंडक्टर में, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इसको बोल सकते हैं हम मैग्नेटिक एनर्जी। तो बच्चों मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि ऑसिलेशंस क्या है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, और जो एनर्जी होती है कैपेसिटर में दैट एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाय C, और जो इसमें एनर्जी होती है दैट इज E इज इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज चेंजेस टू मैग्नेटिक एनर्जी। अब बच्चों इसके बाद हम करेंगे इसका इक्वेशन और इसके बाद हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। सो अब हम करते हैं इसके स्टार्ट नेक्स्ट। अब बच्चों अब इन पांचों डायग्राम्स में, अब ये बच्चों मैंने बताया था फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, बच्चों अगर इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूं, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, सपोज ये थी माइनस माइनस माइनस, ये था प्लस प्लस प्लस। बच्चों यहाँ पे चार्ज अब प्लस इस तरफ है, जैसे ही चार्ज मूव करना शुरू करेगा तो ये डायग्राम्स कुछ इस तरीके से बनेंगे, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द इंडक्टर। अब बच्चों यहाँ पे प्लस मैंने 2 टाइम्स, यहाँ पे था मैक्सिमम चार्ज, तो दिस इज द माइनस क्यू नॉट, और यहाँ पे जो करंट था दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे चार्ज था मैक्सिमम, चार्ज था मैक्सिमम और करंट था दैट इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ से चार्ज चलना शुरू होगा तो ये पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव तरफ, तो डायरेक्शन इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ बढ़ना शुरू होंगी, और लास्ट में ये वापस यहाँ तक पहुंचेगा। मीन्स एक बार जो है चार्ज पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव से देखा, अब बच्चों आप देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है पॉजिटिव, पॉजिटिव से कहाँ पहुंचा वो 0, 0 के बाद वो पहुंचा नेगेटिव, और नेगेटिव से बाद फिर से कहाँ पहुंचे 0, और 0 के बाद फिर से पॉजिटिव। इस तरह से कंप्लीट सर्कल बनेगा। तो बच्चों अब आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, मींस पहले पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा फिर कहाँ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब बच्चों अब हम निकालेंगे इसकी इक्वेशंस। तो इन पांचों में से हम कोई भी डायग्राम यूज कर सकते हैं, बट बच्चों यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे इस डायग्राम को, इस डायग्राम को और इस डायग्राम को, बिकॉज इन तीनों डायग्राम्स में क्या था, या तो करंट 0 हो रहा है, करंट 0 हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है चार्ज 0 हो रहा है। इसमें से मैं या तो ये डायग्राम यूज कर लूं चाहे ये डायग्राम यूज कर लूं। लेट्स सपोज मैं इस डायग्राम को यूज करता हूं, ये डायग्राम थी हमारे पास, दिस इज द कैपेसिटर, यहाँ पे क्या था हमारे पास इंडक्टर, यहाँ पे जो चार्ज था प्लस प्लस माइनस माइनस, इस तरफ जो चार्ज था प्लस क्यू और इस तरफ क्या था चार्ज माइनस क्यू, और इस टाइम में जो करंट था दैट इज वो चेंजिंग करंट है, जो मैंने आई लिखा है, सो दिस इज द चेंजिंग करंट। अब बच्चों हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स के लॉ लगाएंगे। तो बच्चों किरचॉफ का लॉ आप इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं क्लॉकवाइज, या फिर क्या लगा सकते हैं
एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा हूँ। अब किरचॉफ का लॉ बोलता है दैट इज द समेशन ऑफ डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू 0, मींस सभी पोटेंशियल का चेंज इन पोटेंशियल का सम दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे पोटेंशियल की। बच्चों यहाँ पे है कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो पोटेंशियल होता है, कैपेसिटेंस किसकी बात है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, सो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, मींस यहाँ पे आएगा Q अपॉन C। और जो इंडक्टर है, इंडक्टर में जो पोटेंशियल आता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज द L di by dt। ये है कैपेसिटर और ये है इंडक्टर। इंडक्टर में जो पोटेंशियल है दैट इज V इज इक्वल टू L di by dt। अब जो किरचॉफ के लॉ है उसको लगाने से पहले आपको उसकी बेसिक्स वैल्यू आनी चाहिए। तो यह हमने पिछले चैप्टर में कर लिया था, पर हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। मुझे जब भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाएंगे, मींस नेगेटिव से कहाँ की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव, मींस आप वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं पोटेंशियल की, तो उस टाइम हम उसको लेंगे पॉजिटिव। लेकिन अगर हम जाए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो उस टाइम हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। अब यही जो कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पे भी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ से चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। हम जा रहे हैं, देखो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव। तो जब भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और हमारे पास क्या है, सभी का पोटेंशियल का सम कितना होना चाहिए, 0। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। सो मींस Q अपॉन C दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। अब बच्चों यहाँ पे, और बच्चों मैंने यहाँ आपको बताया था कि जब भी करंट मूव करेगा, करंट मूव करने से ये क्या करेगा, इसको अपोज, ये आएगा पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या आएगा, नेगेटिव टर्मिनल। आप इसको इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसको मैं फिलहाल हटा रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ सिंपल से प्लस और माइनस करके लिख रहा हूँ। अब बच्चों यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज द L di by dt। तो लेकिन ये जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो उसको क्या लेंगे हम, नेगेटिव। ये बच्चों आप ये कॉन्सेप्ट लिख लेना साइड में, और इसी को हमने यूज करना है यहाँ पे। तो ये दिस इज द L di by dt दैट इज इक्वल टू 0। बच्चों इन क्वेश्चंस में हम सेम बनाएंगे। लेट अस सपोज यहाँ पे Q है, तो मुझे यहाँ भी क्या चाहिए, Q। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे I की। जो I है, I क्या होता है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। बट बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, उस हिसाब से करंट की वैल्यू क्या हो रही, डिक्रीज। और जैसे चार्ज मैक्सिमम आ जाएगा, तो उस तरफ करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यहाँ पे चार्ज क्या आ रहा है, चार्ज क्या था, मैक्सिमम, और I कितना था, 0। यहाँ पे क्या था, करंट क्या कर रहा था, डिक्रीज, जैसे जैसे चार्ज क्या कर रहा था, इंक्रीज। बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करेगा, उस हिसाब से करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो यहाँ पे आएगा माइनस सिंबल। तो ये आप बच्चों को सभी को लर्न करना है, यहाँ पे माइनस सिंबल क्यों आया है। तो अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं I की टर्म में। Q अपॉन C माइनस L di by t। I की वैल्यू कितनी है, सो d अपॉन dt, और I की वैल्यू कितनी है, माइनस dq by dt दैट इज इक्वल टू 0। अब जो ये वैल्यू हम पुट करते हैं, तो विच इंप्लाइज Q अपॉन C माइनस माइनस प्लस L, so this is the d square q by dt square which is equal to 0। अब इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं L से डिवाइड। तो जैसे L से डिवाइड करेंगे, दिस इज द Q अपॉन LC प्लस L से L डिवाइड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज d square q by dt square दैट इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इस क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं, तो इसको आगे लिखते हैं। सो दिस इज द d square q by dt square प्लस, इसको मैं लिखता हूँ 1 by LC into q
दैट इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये जो इक्वेशंस है ये आपने +1 में सिंपल हार्मोनिक में देखी थी। वो इक्वेशन क्या थी? विच इम्प्लाइज डी स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x that is equal to 0 and this is the equation of simple harmonic motion। मुझे सेम टू सेम लग रही है जैसे कि हमने क्या किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने एक डायग्राम, कोई भी डायग्राम उठा सकते हैं हम, उसमें से हम लगाएंगे किरचॉफ का लॉ। तो किरचॉफ का लॉ क्लॉकवाइज लगाएं या फिर एंटी क्लॉकवाइज लाएं, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ से मैंने गया एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैंने आपको बताया कि जब भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव मींस हम पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहे हैं तो हम वैल्यू को लूज कर रहे हैं, तो हम वहां पे इसको लिखेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी यहाँ थी Q अपॉन C, बिकॉज C क्या होता है Q अपॉन V, सो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया है। और L di/dt पोटेंशियल किसमें होता है? कैपेसिटर में होता है ये, और इंडक्टर में होता है L di/dt। फिर हम किरचॉफ के लॉ लगाएंगे। किरचॉफ के लॉ हम लगाएंगे साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन के बाद हम इस सभी इक्वेशन को किस में चेंज कर देंगे? इन रिस्पेक्ट ऑफ Q। तो ये हमारे पास इन रिस्पेक्ट ऑफ Q आ गया है। अब जो इक्वेशन आई है दिस इज सिमिलर टू हमारे पास जो इक्वेशन थी सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों इसका हमने एक निकाला था जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, और जो जनरल सॉल्यूशन आया था वहां पे देयर इज अ x इज इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ ओमेगा t प्लस i। बच्चों अगर इसी को हम सिमिलर बेस माने यहाँ पे, तो हमें अगर इस तरह से इक्वेशन लिखनी पड़ी तो ये वाली जो इक्वेशन है लेट अस सपोज इसको मैं क्या पुट कर देता हूँ ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? Q इज इक्वल टू Q नॉट, आगे क्या आएगा? साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। बच्चों यहाँ पे जो ओमेगा है वो क्या है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ वो ऑसिलेट कर रहा है, और फाई क्या है? फाई इज द फेज एंगल। अब बच्चों हमारे पास जब स्टार्टिंग में था करंट, एक था हमारे पास चार्ज और एक क्या था करंट, मींस हमारे पास एक चार्ज आ रहा है और एक करंट। इन दोनों में कितना फेज एंगल है? फेज एंगल बिटवीन चार्ज एंड करंट। इन शॉर्ट में लिखूं Q और यहाँ पे लिखूं मैं I। तो कितना फेज डिफरेंस है? तो दैट फेज डिफरेंस किसके बीच में आएगा? चार्ज के बीच में और करंट के बीच में। अब बच्चों इसी का हम सॉल्यूशन देखें तो बच्चों ये ओमेगा स्क्वायर मैंने बताया आपको, दैट इज ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/LC। अगर बच्चों ये सॉल्यूशन मुझे इस तरह से इसका बनाना है तो मैं इसको क्या पुट करूंगा? ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा दैट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज 1/√LC। और ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर मुझे इसका फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू, so this is the 1/√LC। so म्यू कितना आ गया? 1/2 पाई √ 1/LC। तो ये हमारे पास क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी आ गई है और हमारे पास क्या आ गया? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो अब इसके बाद हम निकालेंगे कि हमारी जो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है कहां से कहां? कैपेसिटर टू इंडक्टर एंड इंडक्टर टू कैपेसिटर। सो अब करते हैं स्टार्ट। तो अब हम बच्चों इसके बाद करेंगे जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आया था, हम बात करेंगे करंट और चार्ज के बीच में कितना फेज आ रहा है। तो हमारे पास Q की वैल्यू कितनी आई थी? Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। अब बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे जब मैं मान लेता हूँ लेट अस सपोज t इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे मैंने ये डायग्राम अभी रहने दी है। जब t हमारा 0 था तो Q क्या था? Q नॉट, और I कितना था हमारे पास? I दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जब t 0 है
तो Q जो था दैट इज इक्वल टू Q नॉट, Q को मैंने लिख दिया Q नॉट, इसका Q नॉट द साइन एंड दिस T इज इक्वल टू 0, सो दिस इक्वल टू 5। अच्छा Q से Q कैंसिल, तो हमारे पास आ रहा है साइन 5 दैट इज इक्वल टू 1। बच्चों साइन का 1 आता है, यस दैट इज द 90 डिग्री, सो साइन 5 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री एंड सो 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बच्चों हमारे पास 5 90 डिग्री आ गया है, तो अब हम इसको पुट करेंगे दिस इक्वेशन, लेट अस सपोज दिस इक्वेशन इज स्टार, इक्वेशन स्टार में पुट कर रहे हैं हम। सो Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 एंड 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और बच्चों हमें पता है साइन जो है 90 पे क्या होता है चेंज, जब साइन 90 चेंज हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, Q is equal to Q नॉट एंड साइन चेंजेस टू cos, इज द cos ऑफ ओमेगा टी, तो ये हमारे पास आएगी चार्ज। चार्ज का जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है साइनोसोडल और किसके फंक्शन में, cos के। सो अब हम बात करेंगे I, एंड I क्या था, दैट इज माइनस dq बाई dt, सो माइनस d बाई dt एंड व्हाट इज द Q, Q is equal to Q नॉट cos of omega t, so minus d by dt, Q नॉट is constant term, so differentiation of cos of omega t। तो ये बायो वाले बच्चों को पता भी है, मैंने पहले ही बता दिया है कि जब भी साइन की डिफरेंशिएशन होगी तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, यस दैट इज द cos, लेकिन अगर cos हो तो वो क्या आएगा माइनस साइन, सो दिस इज द I माइनस Q नॉट माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी और साथ में एक फंक्शन आएगा ओमेगा, सो दिस इज द माइनस एंड माइनस प्लस, सो दिस इज द I इज इक्वल टू ओमेगा इनटू Q नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सो इसको हम मान लेते हैं I, सो दिस इज द I इज इक्वल टू, इस कंप्लीट टर्म को माने I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अभी तक हमने क्या निकाल ली है, I नॉट विच इज इक्वल टू ओमेगा इनटू Q नॉट। अब बच्चों यहाँ पे ये जो दोनों फंक्शंस आ रहे हैं, Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको बच्चों आप जनरल ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हैं, वो कैसे बच्चों, अब जब आप यहाँ पे देखेंगे चार्ज का मैक्सिमम, मैक्सिमम से कहाँ पहुंच गया उसकी मिनिमम वैल्यू, जो चार्ज था वो था उसकी मैक्सिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं हम 1 से वो कहाँ पहुंच गया है 0 पे। और जो करंट है, करंट वो कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, करंट से उसकी इनिशियल वैल्यू 0 से कहाँ पहुंच जाएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू, सो करंट चेंजेस फ्रॉम 0 टू उसकी मैक्सिमम वैल्यू। जो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन और एक आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन जब भी आएगा तो वो आएगा किसका, दैट इज द कॉस, बिकॉज कॉस फंक्शन क्यों, कॉस जीरो कितनी आती है वैल्यू, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1 एंड cos ऑफ 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन जो साइन फंक्शन है, साइन की बात करते हैं, साइन 0 दैट इज इक्वल टू 0 एंड साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1। सो 1 से जब हम 0 की तरफ आएंगे तब हम क्या यूज करेंगे, कॉस फंक्शन। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू देखें तो Q जो है वो डिक्रीज हो रहा है पॉजिटिव से मैक्सिमम वैल्यू से 0 पे, सो हम डायरेक्ट यहाँ पे cos ओमेगा टी लगा सकते हैं। इन शॉर्ट बच्चों जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएंगे तो आप इतना बड़ा न्यूमेरिकल, इतना बड़ा आर्टिकल नहीं सॉल्व करेंगे, तो आप इसकी जनरल वैल्यू निकालेंगे तो जनरल वैल्यू हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, फ्रॉम 1 टू मैक्सिमम टू मिनिमम और मिनिमम टू मैक्सिमम हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। सो अब ये हमारे पास आ गए हैं साइन फंक्शन और साथ में आ गया I और साथ में हमारे पास आ गया I नॉट। अब बच्चों अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने ये टर्म्स आप याद कर लेंगे और ये हमारे पास आ भी जाएंगी। हमारे पास था Q दैट इज द Q नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी और जो हमारे पास I था I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ
ओमेगा टी। अब बच्चों हम इसका ग्राफ बनाए, लेट अस सपोज ये हमारे पास है ग्राफ, ये है इसकी जीरो। सो इस तरफ आएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इस तरफ क्या आएगी मिनिमम वैल्यू। तो बच्चों मैं यहाँ करंट और चार्ज दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अब बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे t इज इक्वल टू जीरो। बच्चों जब टाइम जीरो था उस टाइम चार्ज की वैल्यू क्या थी मैक्सिमम। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे मान लेता हूँ दिस इज द +1 और ये वाली क्या मान लेता हूँ -1। तो बच्चों जब भी स्टार्टिंग पोजीशन थी मींस टाइम t जीरो था तो हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो q इज इक्वल टू q नॉट cos ऑफ जीरो। सो cos जीरो कितना आएगा 1। सो q कितना आएगा q नॉट जो यहाँ पे मैंने बताया था। और उसी टाइम जो i था i कितना था i नॉट साइन ऑफ ओमेगा t एंड t दैट इज इक्वल जीरो। सो i इज इक्वल जीरो। तो ये एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पे देखा था उसी के लिए हमने एक्सप्रेशन ड्रॉ कर लिया है और अब इसी के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं इसको ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे मैं इसमें पहले से ही स्ट्रेट लाइन लगा देता हूँ। अब मैं बात करूंगा चार्ज की। तो चार्ज था उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे यहाँ पे। अब इसमें डिवीजन कर देता हूँ, इक्वल डिवीजन। अब मुझे इक्वल डिवीजन क्या है, सबसे पहले आएगा जीरो, फिर आएगा π/2, फिर आएगा यस पाई, पाई के बाद आएगा 3π/2, फिर क्या आएगा 2π और इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आगे चलती जाएंगी। सो चार्ज था उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे। अब जब टाइम कितना था जीरो मींस दिस इज द टाइम t इज इक्वल टू जीरो, दिस इज टाइम t जीरो। सो दिस इज द टाइम, दिस इज द t/2 दैट इज द हाफ एंड दिस टाइम इज द t। सो इसको मैं कैपिटल में लिखता हूँ, दिस इज द t/2, दिस इक्वल टू t, सो दिस इक्वल टू t/4 एंड दिस इक्वल टू 3t/2। बच्चों एंगल से भी हम लिख सकते हैं और टाइम के साथ भी। अब बच्चों यहाँ पे आप देखें जब जीरो था हमारे पास एंगल या जब टाइम जीरो था तो उस टाइम हमारे पास चार्ज की थी मैक्सिमम वैल्यू मींस यहाँ पे चार्ज। और जैसे ही टाइम इसका मैं लिख देता हूँ t/4, t इज इक्वल टू t/4, सो q इज इक्वल टू q नॉट। बच्चों यहाँ पे मैंने बता दिया था दिस इज द t/4, t/4 पे चार्ज कितना हो जाएगा जीरो और उसी टाइम करंट कितना आएगा मैक्सिमम। चलो हम यहाँ पे एक वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, q इज इक्वल टू cos ऑफ ओमेगा t/4। अब बच्चों जो ओमेगा होता है दैट इज इक्वल टू 2π म्यू t/4। सो q cos 2π and mu is equal to 1/t। frequency is the reverse of time period into t/4। so t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया q cos of π/2 and cos π/2 that is equal to 0। मींस जब टाइम t/4 था तो या फिर एंगल π/2 था तो उस टाइम हमारे पास चार्ज कितना आ गया जीरो। तो ये हम किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं चार्ज की। अब बच्चों इसके बाद मैं डायरेक्ट बताता हूँ, जैसे ही टाइम हमारा t/2 आया था उस टाइम चार्ज फिर से इंक्रीज, लेकिन वो चला गया था यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ पे कितना आ गया नेगेटिव। तो ये चला जाएगा इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू। फिर इसके बाद ये इंक्रीज करेगा, दिस इज सो दिस पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ तक। ये जो कर्व है हमारे पास, दिस कर्व रिप्रेजेंट द चार्ज। अब बच्चों इसी तरह से हमारे पास करंट आएगा। जब टाइम जीरो था तो उस टाइम चार्ज, टाइम जीरो था तो चार्ज था मैक्सिमम और करंट की वैल्यू कितनी थी जीरो। मींस ये कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे ही t/4 होगा बच्चों ये सेम एक्सप्रेशन मैं कंप्लीट लिख देता हूँ। सो दिस द i इज इक्वल टू i नॉट साइन ऑफ π/2 बिकॉज ये सारी वैल्यू ऐसे आएंगी एंड साइन π/2 दैट इज इक्वल टू 1। सो π/2 मींस 90। सो उस टाइम करंट क्या आएगा मैक्सिमम। सो यहाँ पे कितना आएगा मैक्सिमम। सो दिस इज द वैल्यू। फिर से आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर से ये इंक्रीज करेगा और फिर ये यहाँ पे जीरो पहुंच जाएगा।
मीन्स दिस इज कर्व फॉर आई। बच्चों आप यहाँ से क्लियरली देख के बता सकते हैं कि जब टाइम 0 था उस टाइम चार्ज की वैल्यू कितनी थी, मैक्सिमम। मीन्स ये π/2 लीड करेगा किसका, करंट के। तो ये हम बता सकते हैं यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज था मैक्सिमम, करंट था 0। जब करंट 0 होता है तब उसकी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन किसके बीच में, यस, करंट एंड चार्ज के बीच में। मीन्स हम बात करेंगे कैपेसिटर और इंडक्टर में। बच्चों आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब टाइम 0 था, सो अब हम इसको लिख लेते हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं। सो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, जो मैं आपको डेफिनेशन में भी बता दिया था, कि जो एनर्जी जो है दैट इज ऑसिलेट, जो एनर्जी, सिर्फ एनर्जी ऑसिलेट करेगी बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ऑसिलेशंस नहीं आएंगी, बट एनर्जी दैट विल ऑसिलेट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट, इसकी क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट कि एनर्जी दैट इज ऑसिलेट बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। मींस इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में ये एनर्जी ही ऑसिलेट करेगी। इफ देयर इज नो रेजिस्टर, या इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगी। बच्चों अब यहाँ पे मैं इसको बताना भूल गया, दिस इज फॉर आइडियल केस, ये है आइडियल केस बच्चों। लेकिन आइडियल केस प्रैक्टिकल फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इस इंडक्टर की भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी और इस वायर की भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी। तो हम इसको प्योर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स में, जब आपकी बुक्स में यहाँ पे इसको आइडियल माना होगा। आइडियल तब होगा जब इनकी रेजिस्टेंस क्या होगी, 0। लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्म में है, ये आइडियल नहीं होगा। सो अब हम बात करेंगे इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस, तब उसकी एनर्जी। अच्छा, एनर्जी जब यहाँ की बात करें हम, जब यहाँ पे करंट 0 था तो उस टाइम एनर्जी कितनी थी, एस इन कैपेसिटर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, और Q कौन सा था, मैक्सिमम। जब हमारे पास चार्ज नहीं था तो तब क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड। तो तब उस टाइम उसकी वैल्यू कितनी थी, 1/2 Li स्क्वायर, और I कौन सा, मैक्सिमम। लेकिन इन दोनों के बिटवीन, या फिर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो या फिर हम दोनों की बात करें, मींस इन दोनों के बीच का केस या इन दोनों का बीच का केस, इस टाइम हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और इसका सम, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C प्लस 1/2 Li नॉट नहीं सॉरी I स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आएगी जब भी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, एंड दैट शुड इक्वल टू कांस्टेंट। अब बच्चों इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम। बच्चों हमने Q की वैल्यू क्या पुट की थी, यस, Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ऑफ सॉरी कॉस ऑफ ओमेगा टी, एंड I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें, सो दिस इज द 1/2 Q इज इक्वल टू Q नॉट, so Q नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी बाई C। और इस तरफ हम देखें तो L I की वैल्यू कितने हैं, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। सो जो I नॉट है दैट इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ओमेगा। तो अब इसका स्क्वायर लिखेंगे, सो दिस इज Q स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/LC। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो दिस इज इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर अपॉन LC। सो L से L कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है, सो दिस इज 1/2 Q नॉट स्क्वायर अपॉन C, ये इसमें भी कॉमन आ रहा है
और इसमें भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अंदर जो बच जाएगा दिस इज द cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस sin स्क्वायर ओमेगा टी एंड sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। बच्चों ये वही वैल्यू आ गई है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, मींस एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है। बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ग्राफ है अगर इसको आगे चलाते रहे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, मींस ये आया है आइडियल केस। बट बच्चों हमारे पास आइडियल केस नहीं होता है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी आइदर इस वायर की या फिर इस इंडक्टर की। तो हमारे पास जो ऑसिलेशंस है वो कुछ इस तरीके से आएंगी। so this is the magnitude, वो always decrease करता जाएगा and these type of oscillations these called as damped oscillation, damped oscillations। so अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था कि एनर्जी ऑसिलेट करेगी, सेकंड पॉइंट था अगर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी कांस्टेंट। अगर हम लिखें Q की टर्म में तो आएगा Q नॉट, और लिखें हम मींस लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में तो आएगा Q नॉट बाई स्क्वायर बाई C एंड फिर Q नॉट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। और लिखें मैग्नेटिक फील्ड में तो I नॉट, और I नॉट क्या आएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो यही थर्ड पॉइंट क्या है, चार्ज ऑसिलेट। तो चार्ज जो है दैट विल ऑसिलेट फ्रॉम Q नॉट टू 0, 0 to minus Q नॉट, minus Q नॉट to 0 and 0 to again plus Q नॉट। मीन्स वो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आएगा 0, फिर यहाँ से वापस और वापस हम इस डायरेक्शन में आएंगे। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए हैं। सो ये था हमारे पास आर्टिकल ऑफ LC ऑसिलेशंस। तो बच्चों आप सभी को क्लियर हो चुका है कि ऑसिलेशंस क्या है और ऑसिलेशंस के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो वैल्यूज क्या है। आइडियल के लिए केस में हमारे पास एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसमें रेजिस्टेंस आएगी तो वो चेंज होता जाएगा। अब बच्चों हम इसको ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ज़्यादा देर तक रखने से क्या होगा, इसमें टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, इसकी वैल्यू फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अगर बच्चों इसका एम्पलीट्यूड अगर हम सेम करना चाहेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रांजिस्टर। तो जो ये ट्रांजिस्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, हम वहां पे इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द ट्रांजिस्टर, फिर हम इसको एप्लीकेशन यूज करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप यहाँ से सिर्फ यही चेक करेंगे कि हम यहाँ पे इसको ट्रांजिस्टर लगा के इसका एम्पलीट्यूड क्या है वो मेंटेन कर सकते हैं। सो अब बच्चों इसके लिए करते हैं हम एक न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के बाद हम करेंगे आर्टिकल का एंड। सो स्टार्ट। एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, अब उसको भी कर लेते हैं। बाकी के न्यूमेरिकल्स बच्चों आप सभी ने ढूंढने हैं और वो खुद ही उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है विद द कंसेप्ट को आप लगाएंगे और उसके बाद उसको हम करेंगे सॉल्व। तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, a capacitor of capacitance C is initially fully charged with charge Q naught at time t is equal to 0। मीन्स जब टाइम 0 था तब हमारे पास चार्ज था, दैट इज कैपेसिटर जो था वो हमने चार्ज किया है विद चार्ज Q नॉट। A inductor of inductance L is connected parallel to it। Find the time at which they have equally distribution of एनर्जी। हमें वो टाइम निकालना है जहां पे वो उनकी इक्वल
डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। आपके ऑप्शन है ए, दैट इज पाई बाई 4 अंडर रूट LC, सेकेंड इज इक्वल टू पाई अंडर रूट LC, थर्ड इज पाई बाई 2 अंडर रूट LC एंड फोर्थ इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LC। तो बच्चों जल्दी से इसको सॉल्व करें, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें। यस, करते हैं स्टार्ट। सो जब बच्चों इक्वली वो हो जाएंगे तो दैट मीन्स उस टाइम जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंडक्टर। सो इंडक्टर की जो मैक्सिमम एनर्जी आती है दिस इज 1/2, यस, देयर इज अ Q नॉट स्क्वायर, यस, C साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इस तरफ जो वैल्यू आती है दिस 1/2 L I नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी। सो अब बच्चों यहाँ 1/2 से 1/2 कैंसिल, अब ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। वो कैसे? Q नॉट स्क्वायर C इज इक्वल टू L I नॉट स्क्वायर। बच्चों I नॉट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, दिस इज द Q नॉट ओमेगा। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू I नॉट इज इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। बच्चों Q से Q फिर से कैंसिल हो गया है, और जो हमारे पास आता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। सो दिस इज द CL, दिस इज द 1/LC, LCL कैंसिल, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो सिंपल टर्म्स बचेंगी, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो दिस इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दैट शुड इक्वल टू 1, एंड साइन स्क्वायर यहाँ से अंडर रूट बनेगा, सो अंडर रूट फिर से आएगा 1, एंड साइन अपॉन कॉस, सो दैट इज इक्वल टू tan ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। और tan कब 1 बनता है? यस, हमारे पास tan ओमेगा टी इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई, यस, दैट इज इक्वल टू 4, मतलब 45 डिग्री पे उसकी वैल्यू आती है 1। तो यहाँ से कैंसिल आउट, सो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 4, सो t इज इक्वल टू पाई बाई 4 अपॉन ओमेगा। बच्चों जो ओमेगा स्क्वायर था दिस इज द 1/LC, सो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। सो ये हमारे पास ओमेगा है, तो ओमेगा की वैल्यू हम पुट करेंगे, सो दिस इज द पाई बाई 4, सो LC हमारा चला जाएगा ऊपर। सो ये जो ऑप्शन था, सो दिस इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो ये था ऑप्शन फर्स्ट, और बच्चों जिन बच्चों ने इसको कर लिया है उनको मिलेंगे +4, बाकी जाएंगे -1 की तरफ। तो बच्चों इसी तरह से बाकी न्यूमेरिकल्स भी आप देखिए बुक्स में, उनको ट्राई करिए, अच्छे से उनको सॉल्व करें। सो अब यहीं तक करते हैं हम एंड इस वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए, तब तक के लिए